हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। नीट के पेपर्स कर रहे थे हम लोग। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और फटाफट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो लिया हुआ है इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्या दिया हुआ है। आर ए और आर बी दो त्रिज्याओं का संकेंद्री वृत्तों मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात हो रही है। ये देख रहे हैं ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसकी रेडियस है आर ए और इसकी रेडियस है इस वाले की आर बी। ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो क्या बोला गया, ए और बी, ये पार्टिकल यहां पर जो भी है, ये ए है पार्टिकल ए और ये पार्टिकल बी। तो ये भी अपना घूर्णन कर रहा है, अपना ये भी घूर्णन कर रहा है, ये वाला भी और ये पार्टिकल भी। उसमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है, आवर्तकाल समान है, मतलब टी ए और टी बी समान दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमें जो बतानी है कि कोणीय वेग ए और बी के कोणीय चालों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें हमें पता है ओमेगा ए बराबर होगा 2 पाई बटा टी ए। यहां पर ये ध्यान में रखना है। ओमेगा बी बराबर क्या होगा, 2 पाई बटा टी बी, ठीक है। अब इस तरीके से हमें देखना है। तो यहां पर जो हमें बोला गया है, देखो अगर ये एक वृत्तीय गति कर रहे हैं तो एक वृत्तीय गति कंप्लीट करने पर, मतलब ये पूरा वृत्त का जो उसका पथ है वो पूरा पथ संपूर्ण करने पर क्या होगा कि जो कोणीय विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो ये तो दोनों ही केस में बराबर होगा। तो और यहां पर दिया गया है टी ए और टी बी बराबर है, दिया गया है। तो अगर हमें अनुपात चाहिए किसका, ओमेगा ए और ओमेगा बी, तो हम ये कह सकते हैं कि टी बी बटा टी ए। इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि कोणीय विस्थापन जो होगा वो उसको अगर हम देखेंगे 2 पाई होगा दोनों के लिए, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के लिए। तो इस परिस्थिति में सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं ओमेगा ए बटा ओमेगा बी बराबर हो जाएगा 1/1, यानी कि अनुपात हमारा क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर हमें इस केस में यहां पर ऐसे दिया हुआ है, एक्चुअल में जो ऑप्शंस है उसको देख लेना है, ठीक है। तो हमारा 1/1, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां पर 2 पाई एंगल ही होगा दोनों के लिए और आवर्तकाल समान दिया गया है, ठीक है। चाहे भले ही इसकी त्रिज्याएं अलग हो, लेकिन कोणीय विस्थापन और आवर्तकाल दोनों बराबर है ही है दोनों कण के लिए, इसलिए अनुपात 1/1 होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में दो स्थितियां दी गई हैं। पहली परिस्थिति में सभी बल्ब दीप्यमान है, दूसरी परिस्थिति में ए से 2 यानी कि इस वाले से सिर्फ 2 और बी से सिर्फ 1 दीप्यमान है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो हमें क्या चाहिए, उपभुक्त शक्ति का अनुपात। अब यहां पर हमें यह ध्यान में रखना है कि शक्ति का मतलब क्या है, शक्ति जो निकालते हैं, शक्ति निकालेंगे हम, ये जो ईएमएफ दिया गया है E² बटा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी कि तुल्य प्रतिरोध दोनों ही परिस्थिति में वो हम यहां पर रखेंगे और ऊपर हमें पता है शक्ति का मतलब ये होगा उपभुक्त शक्ति जो होगा इस कॉम्बिनेशन में दोनों परिस्थितियों में, उसके आधार पर निकालना है। अब यहां पर देखते हैं, अगर पहली परिस्थिति जब बोली गई है, पहली परिस्थिति में क्या दिया गया है कि ये पहली परिस्थिति में सभी बल्ब दीप्यमान हैं। तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट हम केस 1 में देख लेते हैं। केस पहले में क्या देख लेंगे कि जब सारे ही दीप्यमान है, इसका मतलब सारे प्रतिरोध जो हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। तो तुल्य मान क्या होगा, अगर हम इस तरह से देखेंगे, इसका प्रतिरोध ये तीनों, तो ये आर 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 तीनों का आर ही है, यही मान लेते हैं। और इधर भी इसका भी अगर देखेंगे तो इसमें भी ऐसे ही बनेगा। अगर सारे बल्ब दीप्यमान हैं, सारे बल्ब जल रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें हमने निकालना है R/3 और प्लस R/3। क्या निकल कर आएगा, 2R/3। 2R/3 है आर इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य प्रतिरोध जो होगा पहली परिस्थिति में, वो पहली परिस्थिति में ये होगा। तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा E² बटा यहां पर 2R
और ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहली परिस्थिति हो गई। दूसरी परिस्थिति में क्या बोला गया है? दूसरी परिस्थिति में बोला गया है कि सिर्फ ए से 2 प्रतिरोध जल रहे हैं, ए से 2 बल्ब ही दीप्यमान है और बी से सिर्फ 1। इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 ये ए से और दूसरा सिर्फ 1 रेसिस्टर, सिर्फ 1 प्रतिरोध होगा बी से। तो इस परिस्थिति में ऐसा होगा, आर, ये आर और ये आर। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध ये आर आर है तो 2R। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R बटा ये क्या R/2 हो जाएगा, ये R/2 और ये सीरीज में, तो इसका मतलब R क्या निकल कर आया? 3R/2, 3R/2। तो तुल्य प्रतिरोध इस परिस्थिति में, दूसरी परिस्थिति में क्या निकल कर आ रहा है? ये निकल कर आ रहा है। तो यहां पर P2 जो निकालेंगे, P2 निकल कर आएगा E² बटा 3R और यहां पर 2। अब हम रेशियो ले सकते हैं, दोनों ही परिस्थिति में हमारे पास शक्ति निकल कर आ गया है। अब हम रेशियो ले सकते हैं। क्या पहली परिस्थिति यानी कि P1 बटा P2 निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा? 3E² बटा 2R गुणा ये अनुपात करना है तो ये 3R ऊपर चला जाएगा, 3R ऊपर और 2E² नीचे, 2E² नीचे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9/4। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 9/4। तीसरा नंबर इसमें और इसमें दूसरा नंबर इंग्लिश वाले इसमें ये आ गया। तो हमारा ये उत्तर है। तो हमें ढंग से पहले क्या करना है? पहले प्रश्न को पढ़ना है। क्या बताया गया था कि उपभोक्त शक्ति का अनुपात, पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति। पहली परिस्थिति में सारे के सारे बल्ब जल रहे थे, तो इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध जो निकल कर आया था वो क्या आया था? वो आया था 2R/3, 2R/3। अब इसके बाद क्या किया हमने? अगर हमने निकाल कर लाया, दूसरी केस में क्या दिया गया है? 2 ए भाग से तथा 1 बी भाग से दिया गया था, तो उसमें तुल्य प्रतिरोध क्या निकल कर आया था? 3R/2। और इस तरह से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया 9/4। अब आगे दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है। इसको जरा अच्छे से समझते हैं, प्रश्न को पढ़ें और उसके बाद फिर आसानी से ये हो जाएगा। समांतर अनंत रैखिक आवेश बोला गया है। एक रैखिक आवेश ये बोल सकते हैं, दूसरा ये बोल सकते हैं, ये अनंत है। ठीक है, इसमें दूरी जो दी गई है दोनों की, वो दूरी दी गई है 2R। यहां पर हमें निकालना है, एक तरह से समझ लेते हैं, मध्य में, यानी कि ये भी R है यहां से और ये भी R है। तो रेखीय आवेश जब बोला गया है तो इसकी वजह से अगर मान लेते हैं हमने ये पॉजिटिव ही लिया, ठीक है, तो ये इसको इस तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है? ये प्लस है और ये माइनस वाला है, तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा? ये अगर E1 है, ये इस तरफ इधर अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये सारे माइनस हैं, तो इसका मतलब E2 इधर होगा। तो सीधा सीधा क्या करना है हमें? इन दोनों के लिए जोड़ देना, E1 प्लस E2 जो होगा यही हमारा मान होगा। अब हमें पता है रेखीय संवेग के लिए क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये एक के लिए निकल कर आया है, तो E1 का भी यही होगा और E2 का भी यही होगा। E1 और E2 दोनों का यही निकल कर आएगा। ठीक है, तो E1 और E2 दोनों का यही निकल कर आएगा। हमें जोड़ देना है सीधे तौर पर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो इसमें विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, यहां पर क्या होगा? दोनों का परिमाण बराबर है। एक बात, दूसरी बात, दोनों की दिशा भी सेम ही होगी, आप ये देख पा रहे हो। इसलिए हमने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब क्या निकल कर आ गया? लैम्डा बटा पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये है हमारा
इतना न्यूटन पर कूलम। ये उत्तर है हमारा, फाइनल उत्तर जो है यही निकल कर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो कौन सा है, ये रहा। ठीक है, ये चौथा और इसमें ये तीसरा। ठीक है, तो हमारे पास ये उत्तर है। ठीक है, ये आसान है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, क्या हमने किया कि रेखीय आवेश को, रैखिक आवेश के घनत्व दिए गए हैं, उसका हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, इसका भी और इसका भी कुल निकालना था हमें। ठीक है, दोनों समानांतर हैं। ठीक है, चलिए आज आगे बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरे प्रश्न में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न को देखते हैं। यहां पर एक्सेस प्रेशर की बात हो रही है, एक्सेस प्रेशर हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर बोला गया कोई भी यहां पर सरफेस टेंशन दिया गया है, ठीक है, ये मान दिया गया है। ठीक है, त्रिज्या दी गई है 1 mm की, आर दिया गया है 1 mm का मतलब हुआ 10⁻³ मीटर। ठीक है, सरफेस टेंशन भी दिया गया है 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ये दिया गया है। और ये साबुन का बुलबुला है। तो सबसे बड़ी बात ये समझनी है हमें कि एक्सेस प्रेशर जो है, अतिरिक्त दाब जो होगा वो क्या होगा, एक्सेस प्रेशर, ये निकल कर आएगा किसके लिए, साबुन के बुलबुले के लिए एक्सेस प्रेशर होता है 4S/R। आर यहां पर ये दिया गया है, हम इसको कैपिटल आर ही कर लेते हैं, ये आर दिया गया है हमें। ठीक है, एक्सेस प्रेशर दिया गया है। अब यहां पर बोला यह गया कि इस बुलबुले के भीतर का दाब किसी पात्र में भरे हुए जल के मुक्त पृष्ठ के नीचे किसी बिंदु Z पर दाब के बराबर है। ठीक है, G का मान भी दिया हुआ है, जल का घनत्व भी दिया गया है, और हमें Z का मान निकालना है, Z0 का मान निकालना है। Z0 यहां पर क्या है, दूरी है। अब यहां पर जरा विजुअलाइज करते हैं कि जो हमें दिया गया है, परिस्थिति जो दी गई है उसको देखते हैं। ये पात्र है, ये पात्र है, पात्र के मुक्त पृष्ठ से ये बोला गया कि ये अगर बुलबुला है, Z बिंदु पर दाब देखना है। ठीक है, ये यहां से Z0 बिंदु है। ठीक है, यहां तक अगर मुक्त पृष्ठ की हम बात करें तो यहां पर क्या निकलेगा, यहां पर तो इसके ऊपर दाब क्या है, यहां पर इसके ऊपर दाब जो है वो कितना है, पहले तो हम देख लेंगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होगा, उसके बाद जो दाब होगा वो क्या होगा, वो ρGH के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से देखना है, P + 4S/R बराबर, ये P जो है, ये P0 कह देता हूं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसके ये दाब जो है किसके बराबर होना चाहिए, ये दाब होना चाहिए, बुलबुला है कहीं ना कहीं उस दूरी पर है, तो घनत्व के आधार पर हमें जो दाब होता है हमें क्या पता होता है, गॉज प्रेशर बोलते हैं ना, ρGH, ये जो दाब बोलते हैं ρGH, रो क्या है, घनत्व, G हमें पता है, और H की जगह पर यही Z0 रखना है हमें। तो ये P0 प्लस क्या होगा, ρGZ0। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, हमें यही Z0 निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये P0 और P0 कैंसिल, Z0 की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे तौर पर 4S/R ρG। यहां मैंने त्रिज्या की वैल्यू भी रखी हुई है, तो एक बार देख लेते हैं और इसको कर लेते हैं। क्या होगा, जो हमारे पास Z0 की वैल्यू आई है वो क्या होगा, वो Z0 की वैल्यू होगी 4 × S, यानी कि सरफेस टेंशन और त्रिज्या, डेंसिटी और G, इसको हमें बस कैलकुलेट करना है अब। ठीक है, हमारे पास S का मान दिया गया है 2.5, 4 × 2.5 × 10⁻², यही है। R का मान दिया हुआ 1 × 10⁻³ अच्छा, दूसरी बात, घनत्व जो जल का दिया गया है वो दिया गया है, वो पता है हमें 10⁻³ गुणा G का मान दिया गया है कितना, G का मान दिया गया है हमें 10, वो भी पुट कर देते हैं, ये भी 10 हो गया। अब हम कितना होगा हमारे पास, तो ये कितना निकल कर आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं, कितना निकल कर आ गया,
ठीक है, तो सारे हमने कैलकुलेट कर लिए। अब कैलकुलेट करने पर क्या निकल कर आएगा, इसको वर्कआउट कर लेते हैं। ये निकल कर आएगा कितना, तो सारे अगर देखेंगे ये सीधे तौर पर कितना, ये तो खत्म ही हो गया, ये 10 है, ये ऊपर गया, ये -3 हो गया, इसके बाद फिर ये सेंटीमीटर में आएगा, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, ये निकल कर आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर है आंसर। ठीक है, उत्तर हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, सीधा Z0 के लिए हमने रखा 4s/r ρg। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लेंगे और कुछ हमें करना नहीं है। ठीक है, ये मोटी सी बात हमें समझ में आ गई कि प्रश्न के हिसाब से क्या दिया गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर एक कॉपर की छड़ दी गई है और अज्ञात लंबाई की एल्यूमिनियम की छड़ दी गई है, और लंबाई में वृद्धि ताप वृद्धि पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एल सी यू के लिए और डेल्टा एल एल्यूमिनियम के लिए ये बराबर है। अब हमें ये पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, यानी कि इसको हम देखते हैं अल्फा इक्वल्स क्या लेते हैं, डेल्टा एल बटा एल गुणे 1 बटा। तो मोटी बात यह है कि इसको हम दाब जो इसका ताप की वृद्धि है, ताप की वृद्धि में कोई अंतर है नहीं, तो सीधे सीधे तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि सीधे सीधे तौर पर हम ये लिख सकते हैं अल्फा सी यू इंटू एल सी यू लेंथ ऑफ कॉपर, और अल्फा की वैल्यू, अल्फा किसको बोलते हैं, अल्फा क्या हो गया, अल्फा का मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये हमारी वैल्यू दी हुई है, और इधर क्या हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम के लिए भी ले लेंगे और लेंथ भी एल्यूमिनियम के लिए ले लेंगे। हमें लेंथ ही निकालना है, हमें जो निकालना है वो लेंथ निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके मान को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे तौर पर एल जो होगा एल्यूमिनियम के लिए वो क्या हो जाएगा, अल्फा सी यू इंटू एल सी यू बटा अल्फा ए एल। यहाँ पर ये दिया गया है 1.7 गुणे 10⁵ गुणे सी यू की लंबाई जो दी गई है वो 88 सेंटीमीटर है, 88 गुणे इसको मीटर में कन्वर्ट कर ही लेते हैं बटा, यहाँ पर अगर मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो मीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में करना है तो सेंटीमीटर में। तो हम चाहें तो इसको ना भी रखें तो भी चलेगा, हम 88 ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए जो दिया गया है, एल्यूमिनियम के लिए क्या दिया गया है, 2.2 गुणे 10⁻⁻5। तो ये निकल कर क्या आ गया, हमने क्या करना है, ये डेसिमल खत्म, और ये 22 है। ठीक है, तो 22 इंटू 484 होगा, ये 68 हो गया, 68, और ये 10⁻⁻5, ये भी 10⁻⁻5, ये कैंसिल हो गया। ये सीधा हमने सेंटीमीटर में ही छोड़ा था, तो हमारा उत्तर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। कई बार ना यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है, यूनिट कई बार हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम यूनिट को सही से परिवर्तित नहीं करते हैं, तो हमारा उत्तर गलत आ सकता है, इसलिए ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर तो हमारे पास लिबर्टी थी कि हमने जिसमें भी यहाँ पर पुट किया उसी में आ जाएगा, क्योंकि लेंथ को हम वैसे ही देख रहे हैं। लेंथ हमारे अगर 80 से 88 सेंटीमीटर हमने रखना होता तो ये उत्तर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। हमने ये देख लिया कि उत्तर हमारा सेंटीमीटर में ही पूछा गया है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसलिए तो हमारा उत्तर कौन सा है, ये 68 सेंटीमीटर हमारा उत्तर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस वाले में 68 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान में रखना था और इसके बाद हो जाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें जरा गौर करते हैं कि सेमीकंडक्टर का है, और सेमीकंडक्टर में क्या करने की जरूरत है। यहाँ पर हमने लॉजिक गेट किया हुआ था, लॉजिक गेट के ऊपर है ये बेस्ड। अब देखेंगे, अगर यहाँ पर छोटी सी बात सोचें, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, तो ये एक तरह से शॉर्ट सर्किट ही हो गया ना। तो इसका मतलब ये होगा कि बल्ब जलेगा नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा हमें ये देखना है, इसमें से ये वाला आएगा नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट मतलब दोनों को अगर हमने 1 दिया तब जाकर 0 होगा। मतलब ये क्या होता है, नैंड गेट का मतलब ये होता है A B
नैंड गेट के लिए लॉजिक गेट यही, लॉजिक ऑपरेशन बुलियन अलजेब्रा जो होगा वो ये होगा। तो नैंड गेट के लिए ये बात निकल कर आती है। ठीक है, ये आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे निकल कर आ जाएगा। क्या हो रहा है एक बार देखते हैं कि ये यहां पर अगर 6 वोल्ट दिया गया है और ये वाला ग्राउंडेड है, ये बल्ब तो अभी जल रहा है, तभी भी जल रहा है जब इन दोनों स्विच को हमने ऑन नहीं किया, दोनों को 0 0 दिया था, ठीक है, तो भी ये बल्ब जलेगा। अब दो में से किसी एक को भी दिया तो भी क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ये देखना है, दोनों को अगर 0 0 दिया, कुछ इस तरह से बनता है ये A B और ये Y, यहां पर रिजल्टेंट मान लेते हैं Y। तो इसका मतलब ये अगर 0 ये 0 तो ये 1, ये 0 ये 1 तो भी 1, ये 0 और इसके बाद फिर अगर हमने ये 1 और ये 0 रखा तो भी ये 1, मतलब ये यहां पर नॉट का सिंबल भी है। इसके बाद हम ये दोनों रखेंगे 1 1, दोनों अगर रखें हम 1 तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि जैसे ही दोनों को हम देंगे मैक्सिमम, यानी कि उसको कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, 0 होगा आउटपुट। ये ध्यान में रखना है लॉजिक गेट के अंदर, ठीक है। तो नैंड गेट के लिए ये निकल कर आता है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में EMI का प्रश्न है ये। इस प्रश्न में क्या देखने की जरूरत है, इसमें हमें देखना है कि φ1 क्या है, φ2 क्या है, और EMF जो होता है माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है, यानी कि ये चीज हमें देखना है। तो टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमें दिया गया है 0.1 सेकेंड, बहुत बढ़िया। अब हमें φ1 निकालना है। φ1 क्या बोला गया, इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं कि जो कुंडली है, ये कुंडली 800 फेरो की है, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। क्षेत्रफल भी हमें दिया गया है, NB और B ये दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। अगर कुंडली मान लेते हैं, कुंडली का प्लेन ऐसा है, ठीक है, और एरिया इसका जाहिर सी बात है, इसकी एरिया वेक्टर इधर काम करेगी। तो इस तरह से अगर रखा गया, प्लेन को ऐसे रखा गया, तो यहां B A के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो θ1 जो है ये 0 डिग्री है। अब ये इसको 90 डिग्री से घुमाया गया, जब 90 डिग्री से घुमाया जाएगा तो θ2 क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमें देखना है φ2 माइनस φ1, ठीक है, φ2 माइनस φ1, डेल्टा फाई जो बनेगा ये φ2 माइनस φ1 बनेगा। तो ये क्या होगा, NBA, ये तो 0 होगा पहला वाला, यानी कि φ2 जो होगा 90 डिग्री है ना। तो फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है NBA cos थीटा। तो अगर थीटा 90 डिग्री रख रहे हैं तो cos 90 ये 0 होगा, तो इसको हमने 0 कर दिया। माइनस φ1 क्या होगा, cos 0 जो है cos 0 1 होता है, तो NBA, यानी कि सीधा सीधा इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो NBA, ठीक है। NBA को निकाल लेते हैं, NBA का मान कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 800 गुणा B कितना है, 5 गुणा 10 पर पावर माइनस 5 गुणा A कितना है, 5 गुणा 10 पर पावर माइनस 2। तो कुल मिलाकर के क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया 2 गुणा 10 पर पावर कितना, 200, और ये तो माइनस 3, ठीक है, ये निकल कर आ गया 2 गुणा 10 पर पावर माइनस 3। अब इसको यहां पर रखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस ही आ रहा था हमारा, ठीक है। डेल्टा फाई माइनस NBA आ रहा है, वो NBA की वैल्यू हमने ये यहां पर रख ली। अब इसके बाद क्या करना है, ये प्लस ही हो जाएगा, और सीधे सीधे तौर पर ये करना है 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.02 वोल्ट हमारा उत्तर है, जो विद्युत वाहक बल यहां पर उत्पन्न होगा। तो 0.02 वोल्ट ये निकल कर आ गया हमारा, और ये हमारा उत्तर है
हमारा उत्तर है ये वाला, पहला वाला। ठीक है, तो हमें बहुत सारा कुछ करना नहीं था इसमें, NBA लगाना था cos phi। हमें देखना था कि पहले केस में क्या है, दूसरे केस में क्या है। हमने फाई का डिफरेंस ले लिया और उसके बाद फिर सीधे तौर पर हमने EMF बराबर जो फैराडेज लॉ होता है उसके आधार पर हमने सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये बहुत आसान प्रश्न थे, ये 2019 के सारे प्रश्न थे। आपने देखा कि बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में हैं आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में फिर हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।